हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। आज डेट है 25 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो होगा दिल्ली में अभी क्या चल रहा है। पार्लियामेंट में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल पारित कराया है जिसका नाम है एनसीटी टेरिटरी एक्ट, जिसमें ये चेंजेस किए गए हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो ही अब गवर्नमेंट कंसिडर किया जाएगा। बेसिकली बोला तो ये जा रहा है कि 2018 का एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जिसमें 5 जजेस की बेंच ने ये कहा था कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेचर है या फिर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो अपनी जो डोमेन है उसको अपने प्रॉपर वे में काम करे, बट ध्यान ये रखे कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। दूसरा, उस वर्डिक्ट में ये कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है, बोलो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होगी ना उसकी ज़्यादा डोमिनेंस रहेगी या वो मेन, आप कहोगे मेन अथॉरिटी बन के काम करेगी, राइट। तो इसमें क्या है, पूरा ये पेचीदगी को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी 2018 में, बट 2018 के इसी वर्डिक्ट को ध्यान में रख करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ये जो नया बिल इंट्रोड्यूस किया है, अमेंडमेंट जो करवाया है, तो उसमें क्या कहा गया है कि बोले 2018 का ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, बोला इसी स्पिरिट के अंदर ये कानून ला रहे हैं। बट राइटर यहाँ पे क्वेश्चन उठा रही है कि क्या यहाँ पर क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट। देखो पॉइंट यहाँ पर ये है कि दिल्ली पहले दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता था। फिर 1991 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, उसके बाद में दिल्ली को एनसीटी बोलना शुरू कर दिया और आर्टिकल 239 AA ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसके बाद में दिल्ली में लेजिस्लेचर आ गई और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गई। उसके बाद में एक प्रॉपर मतलब एक पार्लियामेंटेरियन सिस्टम शुरू हो गया वहाँ पर भी, राइट। तो उसी के चलते अभी ये आर्टिकल है, देखेंगे इस आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में और जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं, फोर्सिंग द रिवर। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि बुंदेलखंड रीजन में केन बेतवा प्रोजेक्ट, ओके, केन रिवर जो कि मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है यूपी में जाकर के और फिर यमुना से ज्वाइन हो जाती है। सिमिलरली बेतवा रिवर वो भी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और जाकर के यमुना रिवर में मर्ज हो जाती है। तो केन रिवर में पानी जो है उसको यहाँ से उठा करके भेजा जाएगा कहाँ पे, बेतवा वाली तरफ में, ठीक है। तो इसको पूरा का पूरा इकोलॉजिकली बड़ा सेंसिटिव मुद्दा मान करके और फिर ये आर्टिकल लिखा हुआ है, जानेंगे इस आर्टिकल को। अच्छा आर्टिकल है, ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा एडिटोरियल पेज पे ही ये आपके सामने आर्टिकल है, एन अनइवन रिकवरी। यूएसए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली इकोनॉमी है ग्लोबल इकोनॉमी की अगर बात की जाए उसमें, ठीक है। एक तो यूएस की इकोनॉमी की रिकवरी फास्टर है और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है उनकी रिकवरी रेट बहुत कम है। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साबित हो रहा है कि ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है यहाँ से लोग अपना पैसा निकाल करके और यूएसए में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को जानेंगे, क्या वजह है यूएसए की रिकवरी का इतना फास्ट, मतलब यूएसए की इकोनॉमी का इतना फास्ट ग्रो करने का और इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए चैलेंज बनने का, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी हम देख लेंगे। इसके अलावा आइडिया पेज पे चलें। आइडिया पेज से हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, दैट विल बी लर्निंग फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है, कि बांग्लादेश में वुमेन पार्टिसिपेशन देखो वर्कफोर्स में, या फिर बांग्लादेश की जो लिबरलाइजेशन हुआ इकोनॉमी का, उसमें एक्सटर्नल ट्रेड हो या फिर इंटरनल ट्रेड हो, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। आज बांग्लादेश 2026 आते आते लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी से बाहर निकल के डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में आने वाला है। और कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर कुछ ऐसे कंट्रीज़ जिन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर की, उनमें से एक था बांग्लादेश। तो क्या है इसकी पूरी प्रॉस्पेक्ट, साथ में वियतनाम का भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो दोनों को एक कंपैरेटिव मैनर में स्टडी करेंगे और हम क्या लर्न कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। 4 आर्टिकल से देखते हैं एक को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है फोर्सिंग द रिवर। मंडे को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने दोनों ने मिलकर के 40 साल पुरानी जो एक एग्रीमेंट थी जिसमें ये प्रोविज़न था कि केन बेतवा रिवर का जो पानी है उसको रिवर इंटरलिंकिंग के थ्रू कन्वर्ज करेंगे और बेतवा रिवर के पानी को भेजा जाएगा, केन रिवर के पानी को बेतवा रिवर में भेजा जाएगा। तो अल्टीमेटली आज देखोगे ये 5 मेजर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो लगभग 1980s के टाइम पे ये फाइनलाइज होने शुरू हो गए थे। तो लगभग 40 साल बाद में ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें 2 स्टेट गवर्नमेंट साथ में आई है और उन्होंने फाइनलाइज कर दिया। ये स्कीम जो रहेगी वो लगभग 37,600 करोड़ रुपए की रहेगी। इसमें बेतवा रिवर से पानी उठा करके जो कि
यमुना की ट्रिब्यूटरी है उसका पानी उठा करके बेतवा रिवर में डाल दिया जाएगा, मतलब केन रिवर से पानी उठाया जाएगा और बेतवा रिवर में डाला जाएगा। और इससे फ़ायदा होगा किसको, बुंदेलखंड रीजन में, जो कि एक वाटर क्राइसिस रीजन है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। तो इस रीजन के लिए पैनेशिया का काम करेगा, मतलब एक रामबाण इलाज हो जाएगा। देखो यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने इस इनिशिएटिव को इस तरीके से बताया कि इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगी लगभग 10.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो पाएगी लगभग 60 लाख लोगों के लिए। ऐसे ही दोनों स्टेट्स लगभग 103 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर पाएंगे। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई है उसमें मेन प्रेडिक्शन बताई जा रही है कि बोले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होगी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी बनी होंगी, या फिर एक बार जो प्रोजेक्ट बन जाएंगे तो उसके बाद में फिशिंग एक्टिविटीज़ भी प्रमोट होगी, टूरिज्म भी प्रमोट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लस सारी चीज़ें रिपोर्ट्स में बताई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट सवाल बच जाते हैं जिनके जवाब हमें ढूंढना ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये कि ये जो ट्रांसफ़र करने का नाम है ना, कि पानी को केन रिवर से बेतवा रिवर तक पहुंचाया जाएगा, तो इसके पीछे क्या साइंस की बैकिंग है, क्या आपने रिसर्च की अच्छे से। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो स्कीम है इसको स्क्रूटनी प्रॉपर हुई है क्या, इसकी चेकिंग अच्छे से हुई है क्या, इकोलॉजिकली ये साउंड है कि नहीं है, या फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुआ है कि नहीं, इकोलॉजी पे कितना असर है, पैसा कितना लगेगा, वो भी तो देखने वाली बात है। देखो एक रिवर को दूसरी रिवर से मतलब कनेक्ट करके और फिर बाद में पानी ट्रांसफ़र करना, ओके, इसमें आप देखोगे तो इकोलॉजिकल फंक्शन के साथ में टेम्परिंग हुई कि नहीं, छेड़छाड़ हुई कि नहीं इकोलॉजी के साथ में। ठीक है, एक रिवर जो है जब भी अपने किसी भी एरिया से अगर फ्लो होती है तो देखो उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिनमें एक तो हो गया मिनरल्स को कैरी करना, दूसरा हो गया जो भी इकोसिस्टम से ये फ्लो होती है उसको नरिश करती हुई चली जाती है। केन रिवर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये जो कान्हा टाइगर रिजर्व है वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर केन का वाटर अगर उठा करके फिर बेतवा में डाल दिया जाएगा तो कान्हा टाइगर रिजर्व में जो पानी की सप्लाई हो रही थी केन रिवर से वो शॉर्टेज में आ जाएगी। इसके अलावा मॉनसून के टाइम पे ही तो केन में केवल पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है ना, बाकी तो नॉर्मल कंडीशंस की बात करो, ड्राई सीजन में तो केन एक रिवलेट की तरह होती है, मतलब छोटी सी एक स्ट्रीम, पानी की छोटा स्ट्रीम होता है। इसके अलावा हाइड्रोलॉजिस्ट ने अपनी तरफ से ये चीज़ भी कंसर्न राइज किया है कि ये रिवर जो है ना इसमें इतना पानी नहीं है कि जिसको आप डाइवर्ट कर सको। इसके अलावा 2016 की अगर बात करें तो मॉनसून के टाइम पे जब पानी की मतलब रेनफॉल बहुत कम हुआ था तब ये केन रिवर बिल्कुल ड्राई थी। तो इस तरीके से अगर वाटर रिजीम को हम देखें तो ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है कि केन रिवर एक सीजनल रिवर है, दूसरा उस सीज़न में फिर अगर पानी की कमी रहेगी तो केन का वाटर फ्लो भी अगर मेंटेन नहीं रह पाएगा तो बेतवा को कैसे आप प्रॉपर पानी सप्लाई कर पाओगे। तो सरप्लस वाटर की अवेलेबिलिटी भी तो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है ना, ये फुलफिल होगी तब जा कर के काम हो पाएगा। इसके अलावा रिवर फ्लोज में जो चेंजेस अभी देखने को मिल रहे हैं पानी के लेवल में, उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज का भी तो कितना ज़्यादा असर हो रहा है, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो। तो देखो पहले फेज़ में तो एक डैम बनाया जाएगा जिस डैम का नाम है दौधन, जो कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट में ही बनाया जाएगा, जो कि केन और बेतवा को लिंक करने के बाद में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सबमर्जेंस की बात करें, क्योंकि अगर 2 रिवर्स हैं, एक इधर से फ्लो हो रही है एक इधर से फ्लो हो रही है, दोनों यमुना में जाके गिर रही है और इधर से आप यूँ ले जा करके पानी को यहाँ पे लिंक कर रहे हो, तो ये वाला एरिया इतनी ज़मीन सबमर्ज होगी कि नहीं, और वो भी पन्ना टाइगर रिजर्व की बहुत इंपॉर्टेंट लैंड, क्योंकि वैसे ही हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन एक तरीके से प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है नेचुरल रिसोर्सेज पे। रही सही में टाइगर रिजर्व्स या फिर जो भी हमारे जो नेशनल पार्क है, सेंचुरीज़ है, फॉरेस्ट एरियाज़ है, कंजर्वेशन एरियाज़ हैं, आप उनके एरियाज़ को अगर यूं ही सबमर्ज करते चले गए तो वैसे एरिया की कमी पड़ेगी। तो लगभग 4200 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो इस रिज़र्व की लगभग इस प्रोजेक्ट के चक्कर में सबमर्ज हो जाएगी एकदम से, मतलब वहाँ यूज़ होने लायक नहीं रहेगी। और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करें जहाँ पर एक स्पीसी दूसरे स्पीसी के लिए फ़ायदे का काम करती है, दूसरी पहले की फ़ायदे के लिए काम करती है। तो ऐसे ही केन रिवर का जो इस फॉरेस्ट एरिया से फॉरेस्ट इकोसिस्टम के साथ में जो रिलेशन है वो सिम्बायोटिक रिलेशन है, तो इसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन रियलिटीज़ को ध्यान में रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी की बात करो, जो पेड़ पौधे हैं उनको पानी मिलने की बात करो, लीव्स को जो पानी की ज़रूरत होती है उनकी बात करो, या
पानी, ये जो रिवर है केन रिवर, इसमें पानी की एक्सेसिबिलिटी, मतलब पानी एक्सेस में अवेलेबल है, तो उसका एक फ़ायदा ये भी तो है ना, वहाँ पर वाटर एक्विफर्स हैं वो रिचार्ज होकर के रखते हैं। देखो 2019 में सुप्रीम कोर्ट की एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसमें ये था कि प्रोजेक्ट की वायबिलिटी पे बहुत सारे सवाल उठाए गए थे इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर के। और इस सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी कि अगर ऑब्जेक्टिव्स ही हमें अचीव करने हैं तो कोई ऑल्टरनेटिव्स भी तो चूज़ किए जा सकते हैं ना। आप एक्सपर्टाइज को एक बार थोड़ा सा डिस्कस करो कि जिनको ये जो एरिड जोन होते हैं ना, शुष्क एरियाज जो होते हैं, तो एरिड जोन एग्रीकल्चर और वाटर कंजर्वेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, आप उनसे एक बार बातचीत करो, फिर उसके बाद में ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स है ना, इनको आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। तो एडिटर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि एमपी और यूपी गवर्नमेंट को एक बार थोड़ा सा इस पूरी रिपोर्ट को रिविजिट करो, जिससे कि ये जल्दबाजी ना साबित हो जाए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है दिल्ली एरिना। आर्टिकल लिखा है शैलजा चंद्रा के द्वारा। देखो अभी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991 में अमेंडमेंट करने की बात चल रही है और ऑलमोस्ट पार्लियामेंट ने एक तरीके से पारित भी कर दिया। तो बेसिकली 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 2018 में अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया था कि देखो दिल्ली जो है वो एक यूटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वहाँ पर आर्टिकल 239 AA जो कि 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के अंडर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और दिल्ली को जो 1990 तक दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन बोला गया था, अब उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोलना शुरू कर दिया। और साथ में पहले जब दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था तब केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सीधा काम किया करते थे, क्योंकि दिल्ली प्योरली एक यूटी थी। बट फिर ये अमेंडमेंट जैसे ही लाया गया तो उसके बाद में दिल्ली बन गई क्या, एक यूटी कम स्टेट, राइट, जिसमें एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आ गई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी दे दी गई थी। तो ऐसे करके आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स जो अवेलेबल हैं उनको ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कितने ही अमेंडमेंट आगे लाए जाएं। ठीक है, तो देखो 1991 में जब से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है तब, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से जो एनसीटी का टैग दिया है या फिर दिल्ली एक्ट 1991 के तहत आर्टिकल 239 AA इस्टेब्लिश कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन आ जाती है कि लेजिस्लेटिव असेंबली और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे ना वो मेन पावर में रहेंगे। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी होंगे वो उनको एड एंड एडवाइस के बेसिस पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा आर्टिकल 239 का आर्टिकल 239B उसमें ये है कि पार्लियामेंट के पास में डिस्क्रिशन है कि वो लेजिस्लेचर बनाए या ना बनाए। बट देखो फिर भी अल्टीमेटली दिल्ली में लेजिस्लेशन क्रिएट करने के लिए या फिर जो लेजिस्लेचर है वो स्टैब्लिश तो कर दी गई ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, तभी तो इलेक्शन हुए, तभी तो अरविंद केजरीवाल की जो आपकी गवर्नमेंट चल रही है वो चली रही है। साथ में ये भी एम्पावरमेंट कर दिया गया कि स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जो हमारी शेड्यूल 7 है ना, उसमें 3 लिस्ट हैं। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट होती है, लिस्ट 2 ये होती है स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट के ऊपर दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली आराम से लॉ बना सकती है, छोड़ के 3 मुद्दों को। वो 3 मुद्दे हैं पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। इन 3 चीज़ों को छोड़ करके और लेजिस्लेटिव असेंबली को पूरी पावर्स दी हुई है, वो कानून बना सकते हैं। और इन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर काम कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, पर इसके अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको जब भी कोई काम करना पड़ेगा तो उसके लिए एड एंड एडवाइस के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टैब्लिश की जा रही है उसकी एड एंड एडवाइस के बेसिस पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये भी पावर दी है कि कुछ मुद्दे ऐसे आ जाए जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में कोई मतलब एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है, तो उस मुद्दे को सेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। बट प्रेसिडेंट को भी सेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली क्या कहा कि ये रेयरेस्ट केस होना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब भी मूड हुआ और उस टाइम पर आपने प्रेसिडेंट को वो जो भी मैटर था वो आपने रेफ़र कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम ऐसे ही मुद्दे होने चाहिए जिन पर आप प्रेसिडेंट की ओपिनियन ले रहे हो। अच्छा, इसमें होता क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी एडवाइस दे देंगी तो उसके अकॉर्डिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करेंगे, और इनके बीच में अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं सेट हो रही है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस मुद्दे को प्रेसिडेंट को भेज देंगे, और प्रेसिडेंट जो फिर बात बोलेंगे वो फिर बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर को इम्प्लीमेंट करनी होगी। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी की बात करें जो कि अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट चल रही है,
उसकी बात करें, या फिर अभी करंटली, ठीक है, या फिर 1991 के बाद में 1991 के बाद में जितनी भी सरकारें बनी और उनका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में जो रिलेशनशिप रहा है, उस रिलेशनशिप को देखें तो आज दिल्ली में विद्युत बोर्ड हो चाहे दिल्ली मेट्रो हो, ये बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं। या दिल्ली में सीएनजी बसेस का चलाना, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बेस्ड जो बसेस या ट्रांसपोर्टेशन को चलाना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली की जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी है उनके बीच में बहुत शानदार कोलैबोरेशन का एग्जाम्पल है। तो आप इस चीज़ को कैसे इग्नोर कर सकते हो? आज दिल्ली में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1956, उसमें अमेंडमेंट की बात करें। सिमिलरली दिल्ली कॉर्पोरेशन सोसाइटीज़ एक्ट 2003 ये है। तो इनको कहीं ना कहीं कॉपरेशन की ज़रूरत है। कॉपरेशन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली की गवर्नमेंट, इनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, ना कि इनके बीच में टांग खिंचाई हो, ठीक है। बाकी आगे तो जो चीज़ें हैं ना वो दिल्ली स्पेसिफिक है, हम ज़्यादा देख नहीं सकते, ज़्यादा काम की है नहीं। इसके अलावा आप देखो ये स्मोकिंग एक्ट है, नॉन स्मोकर्स हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट है 1996 का। ये कब आया? ये आया जब दिल्ली की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच में एक कोलैबोरेशन आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो भिड़ंत है ना दोनों गवर्नमेंट की, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। आज बड़े से बड़े कानून की बात करो, चाहे जन लोकपाल बिल की बात करो, वो कहाँ से आया? दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, उसके रिजल्ट के तौर पे ही तो आया। सिमिलरली एनसीटी एक्ट 1991 क्या सोच करके लाया गया था? इसमें यही तो था ना कि गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जाएगी, दिल्ली को ऑटोनॉमी दी जाएगी। अब वो ऑटोनॉमी कब कैसे कर सकते हो? अब फिर यही वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं और दिल्ली स्पेसिफिक है, एक बार आप देख सकते हो। बाकी पॉइंट यहाँ पे मेन जो बोल रहे हैं वो ये कि दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है, तो शेयर्ड विजन होना चाहिए, मेच्योरिटी दिखानी चाहिए पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट को, और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। तो अब देखने वाली बात है, ये जो अमेंडमेंट कर लिया गया है एनसीटी एक्ट 9, ये जो अब 2021 की बात अभी चल रही है, तो उसको एक जुडिशियल रिव्यू के थ्रू निकलना पड़ेगा, तब देखते हैं क्या बात निकल के आती है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एन अनइवन रिकवरी। आर्टिकल लिखा है अभिषेक आनंद और लेखा चक्रवर्ती के द्वारा। देखो जैसे जैसे टाइम बीता और जैसे ही जो बाइडेन ने अपने प्रेसिडेंशियल टेन्योर को शुरुआत की, तो लगभग 1.9 ट्रिलियन डॉलर का कोरोना वायरस रिलीफ पैकेज अपने आते ही सबसे पहले वही काम किया। ये एक फिस्कल स्टिमुलस है, सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है। और आप देखोगे 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना, GFC, उस टाइम पर भी मतलब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कदम नहीं उठाए थे इस तरीके से फिस्कल सपोर्ट देने के लिए, जबकि ये पहली बार है मतलब 2008 का क्राइसिस के बाद में कि जब इतना बड़ा, इतना ह्यूज अमाउंट में फिस्कल सपोर्ट देने की बात की जा रही है। आज यूएसए की इकोनॉमी को पेंडेमिक ने बहुत ज़्यादा परेशानियों में डाल दिया। लगभग 25% जो यूएसए की जीडीपी का हिस्सा है, यूएसए की जितनी भी जीडीपी है ना, उसको बहुत बुरे तरीके से हिला के रखा है। मतलब 25% की इकोनॉमी बिल्कुल स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड का मतलब हैरत अंगेज तौर के ऊपर बहुत मुश्किलों का सामना कर रही है वहाँ पे। तो 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी इतना सपोर्ट नहीं दिया गया था जितना अभी दिखा गया है। रही सही में उस टाइम पे केवल और केवल रिलाई किया गया था मॉनेटरी पॉलिसी पे कि जो फेडरल रिजर्व है वो ही काम करेगा जो कुछ भी करना है। बट अब की बार सरकार ने अपनी तरफ से जो एक तरीके से असर्टिव स्टांस लिए हैं वो काबिल तारीफ है और उसका फ़ायदा डेफिनेटली यूएसए को मिलेगा। अगर नॉर्मल कंडीशंस की अगर बात करें, अभी की बात करें, तो यूएसए की इकोनॉमी वी शेप्ड रिकवरी कर रही। वी शेप का मतलब हो गया कि पहले डाउनफॉल फिर बाद में रिकवरी। तो इस तरीके से आप देखोगे ना टाइम के साथ में रिकवरी को, तो डाउनफॉल फिर रिकवरी, इस तरीके से वी शेप रिकवरी बोल देते हैं इसको, राइट। इसके अलावा यूएसए की रियल जीडीपी में अगर बात करें इस फिस्कल स्टिमुलस देने के बाद में, तो 2021 में 4% के साथ में ग्रो करेगी। तो इसका फ़ायदा 2022 में सिर्फ 2% का रहेगा। ओवरऑल बात क्या हो गई कि यूएसए की इकोनॉमी जो आज क्राइसिस का सामना कर रही है वो कहीं ना कहीं ग्रो करती हुई दिखाई देगी। अच्छा, प्री पैंडेमिक लेवल की अगर बात करें तो उस टाइम पर जो यूएसए की जीडीपी की ग्रोथ रेट थी उसके कंपैरिजन में अभी जो थर्ड क्वार्टर आएगा ना 2021-22 का, उस थर्ड क्वार्टर में यूएसए की इकोनॉमी प्री पैंडेमिक लेवल से 1% ज़्यादा ग्रो करती हुई दिखाई देगी। तो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि यूएसए की जो इकोनॉमी है वो तो देखो ग्रोथ करेगी, इसमें कोई डाउट अभी लग नहीं रहा है। नॉर्मली अभी तक क्या एक ट्रेंड देखने को मिलता था कि यूएसए अगर ग्रो करता है ना तो वर्ल्ड ओवर एक स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिलता है। स्पिल ओवर का मतलब कि यूएसए में अगर पैसा बिखर रहा है तो उसका फायदा थ्रू आउट वर्ल्ड मिलेगा। इसकी वजह क्या होती है कि यूएसए में पैसा बिखरा तो डॉलर्स बहुत ज़्यादा आएंगे लोगों के हाथों में, तो लोग क्या है
इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे ऐसे डेस्टिनेशंस में जहां पर उनको रिटर्न ज़्यादा मिले, और इमर्जिंग इकोनॉमीज यहां पर फिर बाद में एक एनकरेजिंग ऑप्शन दिखाई देती है। तो ऐसे में इंडिया या फिर इंडिया जैसे जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फिर यूएसए के लोग जो हैं उन डॉलर्स को इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि यूएसए की इकोनॉमी जब ग्रो करती है तो इंटरनेशनली फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। बट अब की बार थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। वो क्या कि अब की बार जो मेन काम किया जाएगा वो जो फोकस है सेक्टर वाइज अगर देखें तो सर्विस सेक्टर जो है वो ज़्यादा यहाँ पर रोल प्ले करने वाला है अब की बार। क्योंकि प्राइवेट कंजम्पशन की बात करें, प्राइवेट कंजम्पशन ऑफ द गुड्स, इनका अगर कंटेंट देखें तो ये तो देखो थोड़ा थोड़ा सा प्री पेंडेमिक लेवल पर पहुंच चुका है। बट अब जो स्टिमुलस दिया जा रहा है उसका असर ज़्यादा सर्विस सेक्टर पे देखा जाएगा। सर्विस सेक्टर क्या होता है? नॉन ट्रेडेबल होता है, आप किसी से खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हो। हाँ, वो बात ठीक है कि इंडिया जैसे कंट्रीज़ के पास में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अच्छी खासी है तो हम कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग लेते हैं, मतलब यूएसए की कंपनीज हमें यहाँ पर काम देती है हमारे इंजीनियर्स को, पर फिर भी एक लेवल तक ही ये चीज़ आप अचीव कर पाते हो। जबकि गुड्स का एक्सपोर्ट प्रॉपर हो तब जाकर के इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को कुछ फ़ायदा हो सकता है। बट अब की बार प्रॉब्लम क्या आ रही है? जो गुड्स हैं उनका ट्रेड इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा इस 1.9 ट्रिलियन डॉलर का जो बूस्ट दिया जा रहा है। इसका मेन जो फोकस है वो क्या रहेगा? सर्विस सेक्टर पे। तो ये है ड्राइविंग ग्रोथ, मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है ना यूएसए की रिकवरी के लिए, वो ये है। दूसरी तरफ अगर देखें इमर्जिंग कंट्रीज़ की अगर बात करें तो उनकी अभी भी समस्याओं का सामना अभी उनको करना पड़ रहा है। प्री पेंडेमिक ट्रेंड की जो ग्रोथ थी उसको अचीव करने में अभी भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज जब ये जो आया था ना ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में, उसके बाद में जैसे ही यूएसए में मतलब क्राइसिस शुरू हुए थे यूएसए से, तो वहाँ पर आज देखोगे तो उस टाइम पर भी मॉनेटरी पॉलिसी ने काम किया था, इंटरेस्ट रेट्स को बहुत रिड्यूस कर दिया था कि कैसे भी करके मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े। बट अब की बार लिक्विडिटी को भी रिड्यूस कर रखा है, इंटरेस्ट रेट भी लगभग अभी जो यूएसए में है ना लगभग 0% है, ब्याज देना ही नहीं पड़ता वहाँ के लोगों को। दूसरा, यूएसए में जो बॉन्ड्स हैं वो यील्ड हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज में जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है ना वो बाहर आ रहा है। ठीक है, तो अब की बार थोड़ा उल्टा सीन हो रहा है। एक तो क्या हो गया कि दूसरी कंट्रीज को यूएसए के अंदर करेंसी फ्लो का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसके अलावा एक जो पॉइंट आ रहा है वो ये कि यूएसए में बॉन्ड यील्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं इमर्जिंग कंट्रीज से और वो ले जाके डाल रहे हैं कहाँ पे? यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। तो देखो इकोनॉमी ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके लिए देखो ऑप्शन क्या हो जाता है कि एक तो ये कि वो अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट होने दे। वो कैसे बच सकते हैं इस पूरे क्राइसिस में? करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो देखो $1 यूएसए के कंपैरिजन में अगर आज कोई भी करेंसी डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर बात करें तो 70 है और वो अगर थोड़ा सा डेप्रिशिएट होकर के 75 हो जाती है तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि इस डेवलपिंग कंट्री से यूएसए में एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा? देखो कि आज $1 में 70 पीसेज ऑफ पेंसिल्स आती हैं, राइट? और उन्हीं पे 70 पीसेज ऑफ पेंसिल को आप यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहे हो $1 के अंदर। अब जैसे ही ये डेप्रिशिएट हो जाएगी तो उस केस में क्या हो गया कि $1 के अंदर अब पेंसिल्स का नंबर बढ़ के 75 हो जाएगा। तो यूएसए की जो कंपनीज है वो अट्रैक्टेड फील करेंगी कि नहीं यार अब तो हमारे $1 में 75 पेंसिल्स आ रही है तो उसी मार्केट से परचेजिंग करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा? कस्टमर के लिए ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस बन जाएंगे। तो एक तो करेंसी डेप्रिशिएशन और एक जो डोमेस्टिक रेट्स है ना उनको राइज किया जा सकता है, चाहे इंटरेस्ट रेट की बात की जाए। इससे क्या होगा? खुद की करेंसी का थोड़ा सा एक डेप्रिशिएशन भी हो तो उसको कंट्रोल मैनर में आप कर पाओ। ठीक है, देखो अभी जो टेपर टेंट्रम डेज थे जिसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज में जो पैसा आ रहा था पैसा जा रहा था, वहाँ पर अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि करेंसी आउटफ्लो को कुशन करना ज़रूरी है। क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना वो हमेशा देखो उधार पर काम करते हैं या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर ये पैसा निकलना लगातार बना रहा तो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए प्रॉब्लम लगातार बनती चली जाएगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके ज़रूरत है कि एक तो करेंसी डेप्रिशिएशन और एक डोमेस्टिक रेट्स को इंक्रीज़ करने की बात किया जाए, जिससे कि जो आउटफ्लो है ना और डोमेस्टिक रेट कौन सी जो बॉन्ड्स पे इन पे जो रिटर्न मिलता है ना
वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि पैसा जिसने इन्वेस्ट कर दिया वो पैसा इंडिया से या इमर्जिंग इकोनॉमी से बाहर ना निकाले। अब बात आ जाती है इंडिया स्पेसिफिक कि हमें क्या करना चाहिए। देखो अभी हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज है ना, शानदार है। इसी तरीके से करंट अकाउंट सिचुएशन भी बात करें तो एक कंफर्टेबल सिचुएशन है, हम ज़्यादा डेफिसिट का सामना नहीं कर रहे हैं। इन्फ्लेशन भी जो आरबीआई को टारगेट दिया हुआ है 4± -2% का, उसी की रेंज में है। इसके अलावा आरबीआई की अगर करेंसी की बात करें तो आरबीआई को अब ध्यान देना चाहिए कि हमारी करेंसी थोड़ी सी डेप्रिशिएट करे। इससे क्या होगा कि हम एक्सटर्नल जो इकोनॉमीज़ हैं जिनके साथ में हम कम्पीट करते हैं उनके साथ में हम एक्सपोर्ट में कम्पीट कर पाएँ। जो मैंने आपको इक्वेशन बताई वही चीज़ आप अप्लाई कर दो कि एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है। ठीक है, साथ में जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है उसको स्मूथ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए आरबीआई को थोड़ा सा इंटरवीन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो टैक्स रेट्स हैं ना, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको राइज करने की हमें अभी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में अभी क्या है, लिक्विडिटी क्रंच था। तो इसके चलते मॉनेटरी पॉलिसी ने जो अकोमोडेटिव स्टांस अपनाया हुआ है कि चलो ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, पॉलिसी रेट्स को हम कम रखेंगे। इससे क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, इकोनॉमी में जो मनी है सर्कुलेट होगी, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ट्रैक पे काम करना शुरू कर देगी। तो इसके चलते इंटरेस्ट रेट्स को तो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ हमें फिर भी और चीज़ों पर भी काम करने की ज़रूरत है। वैसे हमारे फेवरेबल कंडीशंस बनी हुई है, तो इतना ज़्यादा चिंता की बात है नहीं। बस ध्यान क्या रखना है, करेंसी थोड़ी सी डेप्रिशिएट हो जाए तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज कर पाएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है लर्निंग फ्रॉम बांग्लादेश। आर्टिकल लिखा है मंजीत कृपलानी के द्वारा, राजीव भाटिया के द्वारा और साग्निक चक्रवर्ती के द्वारा। देखो ये महीना ना बांग्लादेश के लिए ट्रिपल सेलिब्रेशन का है। पहला तो ये कि जो बांग्लादेश के फादर हैं, फादर ऑफ नेशन, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, उनका बर्थ एनिवर्सरी है। 100 साल हो जाएंगे उनकी बर्थ एनिवर्सरी को, राइट, मतलब 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है। ऐसे ही 50th एनिवर्सरी है बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस की। 1971 में लिबरेशन हुआ था बांग्लादेश का, जब इंडिया ने इंटरवीन किया था। सिमिलरली 50 साल हो गए हैं बांग्लादेश और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कंटिन्यू चलते। तो अगर हम केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो आज बांग्लादेश की इकोनॉमी का किस स्पीड से ग्रो कर रही है। 2019 में 8.4% की ग्रोथ रेट थी, जो कि इंडिया के कंपैरिजन में इसी टाइम पीरियड पे, 2019 के टाइम पीरियड पे इंडिया के कंपैरिजन में डबल थी। इसके अलावा आज उन कुछ कंट्रीज में से एक बांग्लादेश को कंसिडर किया जा रहा है जिन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक के चलते हुए भी पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर की। ऐसे ही आज जीडीपी पर कैपिटा की बात करो तो 2000 से थोड़ा सा ही कम है, बाकी आज अच्छा खासा लेवल वहाँ पर लोगों की इनकम का भी हो चुका है। 2026 आते आते 5 साल के अंदर अंदर बांग्लादेश जो है वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ की कैटेगरी से निकल करके डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये प्राउड मोमेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए कि बांग्लादेश जो एक कंट्री अपने आप से ग्रो कर रहा है, और इंडिया इकलौता एक ऐसा कंट्री नहीं है अब साउथ एशिया में जिसको सारे बर्डन को अपने कंधे पे लेने की ज़रूरत है। अब बांग्लादेश के साथ में कोलैबोरेट करके और फिर आगे बढ़ा जा सकता है। सेम चीज़ आप देखो वियतनाम ने की थी। वियतनाम की अगर बात करें तो 1986 में दोई मोई करके अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, जिससे क्या हुआ, वियतनाम ने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ रजिस्टर की, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करो चाहे गारमेंट इंडस्ट्रीज़ की बात करो, आज एक प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर हो चुका है वियतनाम मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज आप याद देखो एक बार, अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ कर रहे हो ना, एक बार उनके ऊपर पढ़ना, उनकी जो स्पेसिफिकेशन है एक ना एक के ऊपर मेड इन वियतनाम लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, सिमिलरली चाइना जैसे कंट्रीज़ को एक ऑप्शन प्रोवाइड करना, चाइना जो +1 कैटेगरी की जो कंट्रीज़ को कंसिडर करता है, जहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज जा करके वहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पर जा करके इन्वेस्ट करती हैं। सेम चीज़ आप देखो जापान, थाईलैंड, इन कंट्रीज़ के भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वियतनाम में, और इंडिया की रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हैं वियतनाम के साथ में। अब तो वियतनाम के साथ में रिलेशनशिप ज़्यादा बिगड़ चुकी है चाइना की, ये साउथ चाइना सी वाला जो मुद्दा जब से आया। वियतनाम ने अपनी तरफ से ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन कर रखे हैं। आसियान जो ग्रुप है, 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का, उस ग्रुप के थ्रू फ्री ट्रेड रिजीम के अंदर आ गया था 1995 में। आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वियतनाम का यूएसए के साथ में, इंडिया, जापान, चाइना और आसियान के थ्रू। आज आप देखो जो पॉपुलेशन है वो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व है,
और एक्सपोर्ट को लगातार एक्सपेंड करता चला जा रहा है। कॉस्ट बेनिफिट भी कहीं ना कहीं फ़ायदा, मतलब कॉस्ट बेनिफिट भी लगातार मिल रहा है जो भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वियतनाम के। सेम चीज़ आप देखो बांग्लादेश के अंदर कि बांग्लादेश ने भी अपनी गारमेंट इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा एक्सपेंड किया है कि आज बांग्लादेश से जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 80% तो केवल और केवल टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री ही करती है। आज आप देखो बांग्लादेश भी है वो प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठा रहा है, मतलब कि जहाँ पर बांग्लादेश के रिलेशन यूरोपियन यूनियन के साथ करो, ट्रेड रिलेशन की बात करो, कनाडा की बात करो, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके साथ में लगभग जीरो टैक्स के ऊपर बांग्लादेश के प्रोडक्ट वहाँ पर जाते हैं। और इंडिया में भी आज आप देखोगे तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों के बीच की जो रिलेशन है ना, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगभग जीरो के लगभग है, ज़्यादा पैसा नहीं चार्ज करते हैं। बांग्लादेश के प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर आते हैं या हमारे प्रोडक्ट बांग्लादेश में जाते हैं, तो हम रेडीमेड जो गारमेंट्स परचेज करते हैं ना, वो कई बांग्लादेश से हमारे यहाँ पर आते रहते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश ने अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया, पावर जनरेशन कैपेसिटी को इंक्रीज किया, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसका प्रोडक्शन भी बढ़ता चला जा रहा है। और फार्मास्यूटिकल्स में भी आज बांग्लादेश, मेडिकल साइंस की जब बात करूँ ना, तो बांग्लादेश इंडिया से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। और इसके अलावा फॉरेन रेमिटेंस की बात करो कि बाहर से जो बांग्लादेश के लोग जो बाहर गए हुए हैं काम करने के लिए, वो भी अच्छा खासा पैसा बांग्लादेश में भेजते हैं। वियतनाम की तरह ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बनाया हुआ है बांग्लादेश ने। जब से आप देखो आज लगभग 100% लिबरल एफडीआई पॉलिसीज बनाई हुई है अपनी लोकल कंपनीज में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को आप देखो कितना ल्यूक्रेटिव है, कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, 100% तक वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इंडियन कंपनीज भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके बैठी हैं बांग्लादेश में। बहुत सारे पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं वो आज इंडिया में बिक रहे हैं ना, वो इंडियन कंपनीज के ही हैं, पर उनका प्रोडक्शन बांग्लादेश में होना शुरू हो चुका है। बांग्लादेश ने बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में एक चीज़ बहुत अच्छी की है, वो है माइक्रो फाइनेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। आज वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो है ग्रामीण, या और दूसरा है BRAC, ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उन इकोनॉमिस्ट का, अगर आप बता सको तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस को प्रमोट किया था और उसके लिए उनको इकोनॉमिक्स का नोबेल अवार्ड भी मिला था उनको, ठीक है, मुझे नाम बिल्कुल भी अभी याद नहीं आ रहा, आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ओके। तो इस तरीके से माइक्रो फाइनेंस जो छोटे बिजनेस हाउसेज हैं उनको सस्ते में लोन प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करे। आज बांग्लादेश का जितनी भी वर्कफोर्स है ना टेक्सटाइल सेक्टर में, उसमें 95% तो वेमेन काम कर रही है। देखो वेमेन एम्पावरमेंट कितना ज़्यादा है वहाँ पर। सिमिलरली हमने पहले ही देख लिया कि बांग्लादेश का जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री की कितना कंट्रीब्यूशन है, 80% आज हमारे। और वहाँ पर देखो वेमेन एम्पावरमेंट की मतलब लिमिट्स देखो कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी, शेख हसीना, जो कि, और ऑपोजिशन की पार्टी की बात भी करोगे तो खालिदा जिया, वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है। आज गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करो बांग्लादेश की, एक न्यूट्रिशन सिस्टर करके वहाँ पर बंगाली में उसको बोला जाता है पुष्टि आपास, ये करके स्कीम चल रही है जो कि कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक्स के ऊपर हेल्प प्रोवाइड की जाती है कि कैसे भी करके न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ाया जाए। आज इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करो, ठीक है, 1 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं ना, इन्फेंट्स जो होते हैं, उनकी डेथ की बात करो 1000 के ऊपर, या सैनिटेशन की बात करो, हंगर की बात करो, जेंडर इक्वालिटी की बात करो, इवन ये सारी कैटेगरीज, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करो, इन कैटेगरीज में इंडिया से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया नहीं, बहुत सारे कंट्रीज से, ठीक है। आज इंडिया साउथ एशिया में इकलौता ऐसा कंट्री नहीं है जिसको पूरा बर्डन अपने कंधों पे लेने की ज़रूरत है। नहीं, अब बांग्लादेश भी सक्सेसफुल ट्रेजेक्ट्री पे चल चुका है और दोनों को अब कोलैबोरेट करके साउथ एशिया की ट्रेजेक्ट्री, साउथ एशिया की प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। वर्कफोर्स की अगर बात करें, वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ होना, इंटरनल जो ट्रेड है उसको लिबरलाइज करना, एक्सटर्नल ट्रेड है उसको बूस्ट करना, माइक्रो फाइनेंसिंग को और ज़्यादा एक्सेलरेट करना, ये लेसन्स हम बांग्लादेश से सीख सकते हैं। आज साउथ एशिया को अगर ग्लोबल हब बनाना है, और या फिर बांग्लादेश की बात करें तो वो भी अपने आप में ग्लोबल हब बन के निकल रहा है। तो ये जो माहौल बन रहा है ना बांग्लादेश और इंडिया के बीच का, ये बहुत ही अच्छा है। कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी विजिट पे भी हैं, 26 तारीख को जा रहे हैं 50वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप को लेके। तो बहुत सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं एक तरीके से लॉन्चिंग भी होगी, जिसमें एक तो हो जाएगा, आप देखोगे इसमें आसन मसूद चेयरमैन जो हैं
BRAC बैंक के, उन्होंने ये कहा कि पिछले हफ्ते जो और एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी जिसमें गेटवे हाउस और कॉर्नाड एडन्योर स्टिफ्टिंग, इसमें बोला गया था कि दोनों कंट्रीज़ 1947 से अब तक लगातार सफरिंग ही कर रहे हैं और आज कनेक्टिविटी अच्छी खासी हो रही है, तो दोनों इंटीग्रेटेड मैनर में काम कर सकते हैं, एक पावरफुल सिस्टम तैयार कर सकते हैं। फ्री ट्रेड इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, लिबरलाइज करने की ज़रूरत है एक दूसरे के लिए मार्केट को और वीज़ा रिजीम को भी। ठीक है, साउथ एशिया का बर्डन केवल इंडिया को लेने की ज़रूरत नहीं है, बांग्लादेश बराबर का भाई तैयार हो गया, कोलैबोरेट करो, आगे बढ़ो और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज़ हैं, उनको भी थोड़ा सा सिखाने की ज़रूरत है, वो भी अपने आप ही सीखेंगे, देख देख के रंग बदल लेगा अपने आप ही खरबूजा। ठीक है, डिस्कशन यही कहता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच।